हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ईएमटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो प्रॉब्लम है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम में इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्पेयर है उसी के केस में बताता है कि जो पोटेंशियल V है वो उसकी वैल्यू देता है। V की जगह पे यहाँ पे फाई दे रखा है, फाई आर थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा प्लस ई नॉट ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। और फिर इसके ऊपर पूछता है कि सिग्मा की वैल्यू बताइए थीटा बराबर 30 डिग्री के ऊपर जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू पूछता है और एंगल बताता है। और कई बार क्वेश्चंस इस पर पूछे गए हैं लगातार, तो मैं कुछ इस पर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं उन्हें भी डिस्कस कर रहा हूँ और जो फ्यूचर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उन्हें भी डिस्कस करूँगा साथ साथ। तो ये फंक्शन दे रखा है, इसकी वैल्यू दी हुई है कॉन्स्टेंट माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा प्लस ई नॉट और वैल्यू दी हुई है ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है और डाइलेक्ट्रिक स्पेयर है। यहाँ पे जो ये वैल्यू दी हुई है वो उसकी रेडियस कहलाती है। तो डाइलेक्ट्रिक जो स्पेयर है उसकी रेडियस स्मॉल ए होगी और आर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस होगी जिस पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल है। तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें पहले, सबसे पहले, और वो सरफेस पे निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस हम कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास है E इजकल टू माइनस डेल फाई ओवर डेल आर। तो इसको आर के रेस्पेक्ट पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दें। जैसे हम करेंगे और माइनस साइन लेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी ई नॉट आर कॉस थीटा। साथ साथ यहाँ से जो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी इसको देखें, ये हमें ऑब्टेन होगी डेल ओवर डेल आर करेंगे, माइनस साइन भी लेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी ई नॉट ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब हो जाएगा और ट्वाइस भी आएगा यहाँ देखें इंटू कॉस थीटा। मैं बता ही देता हूँ कैसे मैंने इसमें किया है कि डेल ओवर डेल आर करेंगे और आर का फंक्शन केवल यही टर्म है तो बाकी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लेंगे और वो टर्म जो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी वो होगी ई नॉट ए क्यूब कॉस थीटा। तो ई नॉट ए क्यूब कॉस थीटा डेल ओवर डेल आर और यहाँ पे वैल्यू आर की पावर -2 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी ई नॉट ए क्यूब कॉस थीटा और जब हम आर के रेस्पेक्ट इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -2 आर की पावर -3। तो ये वैल्यू यहाँ से हमें ऑब्टेन हो जाएगी -2 ए नॉट ई नॉट ए क्यूब कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। दिस विल बी द वैल्यू और एक माइनस साइन यहाँ ऑलरेडी है तो ये इस तरीक़ा से वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी। अब हमें सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ई एट सरफेस। तो ई एट सरफेस का जो मतलब हुआ वो हुआ कि जो डाइलेक्ट्रिक स्पेयर है उसके जो सरफेस होगी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये वाली सरफेस कहलाएगी इसकी। तो यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू को हम क्या करेंगे, कैपिटल आर रख देंगे ई एट सरफेस पे निकालने के लिए। अच्छा, एक आर नहीं आएगा, सॉरी ये नहीं रहेगा क्योंकि जब हम आर के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो आएगी ई नॉट कॉस थीटा और स्मॉल आर को जैसे ही हम कैपिटल आर करेंगे यहाँ, और कैपिटल आर का मतलब है यहाँ पे हमने रेडियस को ए से दिखा रखा है तो आर बराबर ए रख दें क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो ए दिखा रखी है कि जो क्वेश्चन में गिवन है। कई बार इससे क्वेश्चन में आर भी दे देते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसी पैटर्न से हमें इसे सॉल्व करना है। तो ई नॉट कॉस थीटा प्लस 2 ई नॉट कॉस थीटा, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी क्योंकि जैसे हम आर बराबर ए रखेंगे तो ए क्यूब अपॉन ए क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 ई नॉट कॉस थीटा यहाँ से मिलेगा तो ये वैल्यू हमारी 3 ई नॉट कॉस थीटा हो जाएगी। और ई जो होता है उसकी वैल्यू हम सब जानते हैं, कंडक्टर के केस में ये ई जो होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है जहाँ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है। तो सर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के एक्सप्रेशन को जैसे ही हम इसमें अप्लाई करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो हो जाएगा हमारा 3 ई नॉट कॉस थीटा और इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएं तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से सिंपली हमें मिलेगी 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछा जाता है इसके ऊपर बेस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सिग्मा 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा है डाइलेक्ट्रिक स्पेयर के केस में। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीका से भी पूछता है कि थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू जैसा दे देता है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था गेट के अंदर कि थीटा 30 दे रखा है, अब पूछता है सिग्मा बताइए कितनी वैल्यू होगी। तो सिग्मा को सिंपली 3 एप्सिलॉन नॉट
ई नॉट, और यहाँ से वैल्यू जो लेनी है वो हमें cos 30 लेनी है। cos 30 की जो वैल्यू है वो हम सब जानते हैं, वो होती है sin 60 के इक्वल, और sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो ये वैल्यू इसकी ऑब्टेन हो जाएगी 3√3/2 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट। इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगली जो चीज़ इंपॉर्टेंट मैं इसमें बताना चाहूँगा, इसमें जो क्वेश्चंस और फ्यूचर में क्या पूछे जा सकते हैं उन्हें भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के ऊपर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा एक तरफ को शिफ्ट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारा डाइपोल बन जाता है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को जो हमारा ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज चल पड़ेंगी इस तरीक़ा से, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज चलेंगी, और जो डाइपोल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव को चलता है, तो एक इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट पैदा हो जाएगा। क्योंकि जब भी हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही इक्वल और अपोजिट चार्ज दूसरी तरफ होता है, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। अगर हम यहीं से हमसे क्वेश्चंस पूछता है कि पी बताइए डाइपोल मूवमेंट इसमें कितना होगा, इस तरीका के क्वेश्चंस की मैं उम्मीद कर रहा हूँ आगे कि पूछ सकता है इसी क्वेश्चंस में। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कि वी की जो वैल्यू है, वी हमारा जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 P cos θ/r²। ये एक्सप्रेशंस है ड्यू टू डाइपोल। अगर हम सेंटर से कोई पॉइंट लें, और मैं यहाँ डाइपोल दिखा रहा हूँ, और उसमें पोटेंशियल हमसे पूछा जाए, ये -q चार्ज है +q चार्ज, और इसके सेंटर से ये थीटा एंगल है, r डिस्टेंस है जिस पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट P पे, तो V का जो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा 1/4πε0 P cos θ/r²। इस फॉर्मूले को, ये तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो पोटेंशियल है ये तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है डाइलेक्ट्रिक स्फीयर पे उसके कारण है। क्योंकि जैसे ही हम V कैलकुलेट करते हैं तो हम सब जानते हैं कि E की जो वैल्यू होती है, अगर Z दिशा में हमने अप्लाई किया है तो E बराबर -dV/dz होता है, और V की वैल्यू यहाँ से -EZ आ जाती है अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। और अगर E नॉट है और Z की वैल्यू को हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख लेते हैं, Z बराबर r cos θ, तो पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण पोटेंशियल जो जनरेट हुआ उसकी वैल्यू होगी -E0 r cos θ, जो हमने यहाँ दिखा रखी है। और ये जो डाइपोल पैदा हुआ है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया या इलेक्ट्रिक स्फीयर पे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशंस अपोजिट दिशा में जाता है, जो उससे डाइपोल बनता है, उसके कारण जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो ये है। तो इस पूरी की पूरी वैल्यू को अगर हम देखें तो इसके इक्वल हम कर सकते हैं। तो जैसे हम इससे कंपेरिजन करेंगे पुट करने के बाद में, तो यहाँ से देखें हमें क्या वैल्यू ऑब्टेन होती है, मैं बताता हूँ इसमें आगे, और फिर आगे फ्यूचर के कुछ क्वेश्चंस महत्वपूर्ण भी इसमें मैं डिस्कस करूँगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो रेगुलर इंटरवल पे पूछे जाते हैं। तो जो दोनों की अगर हम यहाँ से कंपेरिजन करें तो देखेंगे हम 1/4πε0 P cos θ/r², इसकी जो वैल्यू है वो हमें मिली E0 1³ cos θ/r²। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दें, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, cos θ से कैंसिल आउट हो गया। तो देखें P क्या मिला हमें, P आ जाएगा यहाँ से 4πε0 E0 a³, ये हमारे पास आ जाएगा। और P जो होता है वो हम सब जानते हैं, P की वैल्यू जो होती है वो अल्फा E0 होती है, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन है पोलराइजेबिलिटी बराबर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था वो E0 अप्लाई किया गया था, और P डाइपोल मोमेंट पैदा हुआ है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अल्फा की जो वैल्यू है जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के कारण कहेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4πε0 a³। ये हमारी कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कितनी होगी, और इसी क्वेश्चंस में ये भी कह सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू जो है वो इतनी है, आप बताएं रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी होगी। तो अगर ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाती है, जैसे हमसे कहता है कि ये वैल्यू x है, अब कहता है बताएं कि रेडियस कितनी है, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं आंसर सीधा हमारे पास आ जाएगा a³ = x/4πε0
एप्सिलॉन नॉट। ए यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा सिंपली दिस की पावर 1/3। तो क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं आगे अल्फा ई की वैल्यू, या हमसे ये कहता है ए हमें बता दिया कि रेडियस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर इतनी है और कहा अल्फा ई की वैल्यू बताइए कितनी है। तो ए हमें पता होगा तो 4πε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। तो वो वैल्यू पुट करें और इसे सॉल्व कर दें तो हम इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं बताना चाहूँगा कि अगर यही क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया है इसे डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए, अगर यही क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर पर आ जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करें। तो डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर में एक ही चीज़ हमें याद रखनी है जिससे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। मैं कंसेप्ट को बता देता हूँ। यहाँ केवल और केवल जो डाइलेक्ट्रिक, यहाँ मैं हेडिंग डाले दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन अब मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर के लिए। तो डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर के लिए जो पोटेंशियल होगा आर थीटा के ऊपर, ये तो एक्सटर्नल फील्ड है जो हमने अप्लाई किया वो तो सेम रहेगा। यहाँ पे पावर एक एक कम हो जाएंगी, यहाँ a² आ जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू है वो r आ जाएगी। इस तरीका से ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर है उसमें एक एक पावर कम कर दें। जैसे हम यहाँ से पावर कम करेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वैल्यू है इसके अंदर ये 2 हट जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू हमें इस तरीका से ऑब्टेन हो जाएगी। देखें कुछ और वैल्यू मिलेगी, r³ आएगा शायद, यहाँ r है r² आएगा, क्योंकि जब हम इसे r के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/r² बनेगा और -1/r² के बाद में से हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ये मिलेगी। यहाँ पे a³ की जगह पे क्या वैल्यू मिलेगी, a²। अब इसके बाद इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू है वो E0 cos थीटा बन जाएगी, क्योंकि जब r को a कर देंगे सरफेस पे तो ये E0 cos थीटा यहाँ से आएगा, E0 cos थीटा यहाँ से आएगा, तो ये वैल्यू हमें सिंपली 2E0 cos थीटा हो जाएगी। तो ये जो एक्सप्रेशंस है वो 2E0 cos थीटा बन जाएगा और 3 की जगह पे जो एक्सप्रेशंस है वो 2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर जिसकी रेडियस हमारी a है। तो इस तरीका से सॉल्व कर लेंगे तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जब भी क्वेश्चंस हमारे पास हमें सॉल्व करना हो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर की जगह सिलेंडर में, तो बस इतना हमें याद रखना है कि वहाँ 3 की जगह पे एक्सप्रेशन 2 में बदल जाएगा। यहाँ पावर्स हमारी जो है वो एक एक पावर कम हो जाएंगी और बाकी पैटर्न सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन इसे डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर में पूछता है तो मैंने उसके लिए भी तैयार कर दिया है, आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में सॉल्व करा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीका के जो कंसेप्ट हैं, और सदा याद रखें कि जब भी कंसेप्ट अप्लाई करें तो एक ही चीज़ हमें सदा ध्यान रखनी है कि जो कंसेप्ट स्फीयर में आ चुके हैं उन्हें सिलेंडर में सदा तैयार रखें, क्योंकि एग्जामिनर की जो अप्रोच होती है कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में वो यही होती है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या तो उसी में आगे थोड़ा टप करके क्वेश्चन देता है या क्या करता है स्फीयर से सिलेंडर में चला जाता है। तो इस तरीका से हमें क्वेश्चंस करने चाहिए। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये भी है कि एक जो फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले सदा याद रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में हम रखते हैं तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, अगर k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो E की वैल्यू 3E0/k+2 होगी। k यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये तो है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k में रखने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछता है कितनी होगी, तो 3E0/k+2 होगी। ये डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में है, k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है 2E0/k+1 में। E0 यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और E वो फील्ड है जो डाइलेक्ट्रिक में रखने के बाद रहता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो हमने अप्लाई कर दिया, वो तो E0 है, और एक अप्लाई क्या है कि अप्लाई होने के बाद में पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को उसने कम किया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा। तो ये 2 फॉर्मूले इन्हें भी याद रखें, इन पे भी क्वेश्चंस दोनों पे आ सकता है। और जो बाकी मैंने डाइलेक्ट्रिक स्फीयर और सिलेंडर है उसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसमें ये भी पूछ सकता है cos थीटा की वैल्यू दे, सिग्मा पूछ ले, इस तरीका से भी पूछ सकता है, या सिग्मा दे दे, E0 दे दे, थीटा पूछ ले, ये भी कर सकता है। तो इस पर क्वेश्चंस तैयार रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है जहाँ से मुझे उम्मीद रहती है लगातार क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं कुछ और सॉल्यूशंस इसमें अपलोड करूँगा और कुछ और महत्वपूर्ण कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।